साकिब साहब, कितने खुशाइंद हैं इक़दाम और आप क्यों इतने मुस्कुरा रहे हैं? ज़रा हमें भी बता दें, कोई खुशी की खबर है आपके पास? तो हम तो मुंतज़िर हैं। जी बिल्कुल, मैं पिछले को 3-4 दिन से रामीन यकीन कीजिए कि बहुत खुश हूँ और उसमें मेरे पास बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, टेक्निकल लेवल पे भी। जी बिल्कुल, जो आपसे शेयर करते हैं, आपके लाखों देखने वालों से शेयर करते हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमने आज तक ये देखा कि ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हमने ये सोचा है कि ये होगा। ये गा गे गी के चक्कर में हमारी कौम ने, अगर आप पिछले 40 साल देखें तो उसमें हम बस इसी चक्कर में ही रहे कि ये हो जाएगा, कब होगा, अब क्यों नहीं हो रहा, ये क्या सिलसिला है। तो उसका जवाब मुझे मिला। तो पहली खुशखबरी तो ये है। अच्छा। दूसरी खुशखबरी ये है कि अगर आप इसको टेक्निकल लेवल पे देखें, जो पिछले 4-5 दिन में मैंने महसूस किया, जिसकी वजह से मैं खुश हूं, एक होती है स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप, कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मईशत को बहाल करना है, उसके बाद कुछ आप टेक्निकल लेवल पे कुछ मूव करते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनी, उसमें जब ऑपरेशनल लेवल पे हम आए तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे थोड़ी सी सुस्ती हो गई, कुछ देर बाद लोग भूल गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी भी बन गई, टेक्निकल मूव्स भी शुरू हो गई, और उसके बाद ये है कि जो मैक्रो लेवल पे जो हम बात करते हैं, बड़े बड़े मसलन आपने जीडीपी बढ़ानी है, ग्रोथ बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, वगैरह वगैरह, उन पे भी काम शुरू हो गया। यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने जो अभी ये $100 बिलियन की बात की है, ये छोटी रकम नहीं है। नोट कीजिएगा कि हम पिछले को 1.5-2 साल से $1.2 बिलियन की बात कर रहे हैं IMF के साथ। यहाँ पे बात हो रही है 75 से 1 यानी 100 अरब तक की। अच्छा, अब माइक्रो लेवल पे भी बड़ा जरूरी था कुछ करके दिखाना, और उसमें मैंने ये देखा, जो खुशखबरियां मैं आपको, मैं सुबह जाता हूं यानी रावलपिंडी के एक जगह पे सिर्फ ये देखने के लिए कि चीनी की वाकई कीमत कम हुई है कि नहीं। पता लगा जी हो गई है। अच्छा, डॉलर पे आपने देखा हथौड़ा पड़ता है और किस तरीके से यानी भाग दौड़ होती है। तो मुझे जो लगता है जाती तौर पे कि टेक्निकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे, और उसके बाद मैक्रो और माइक्रो को एकदम से, क्योंकि याद रखिएगा कि एक होती है आपकी यानी दूर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक होती है मीडियम टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। सबसे अहम जो इस वक्त मेरे अवाम को चाहिए वो शॉर्ट टर्म भी नहीं चाहिए, आज करना है। और मैं आज देख रहा हूं कि जितने इकदाम आपने गिनवाए हैं या राव साहब ने गिनवाए हैं, उसके हमें असरात भी नजर आ रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी का जो जिक्र राव साहब ने किया है, ये है यहाँ पे बॉटम लाइन है। इसको रोकिएगा नहीं, इस प्रोसेस को तोड़ तक पहुंचाइएगा, ताकि आपकी जो अवाम इस वक्त प्यासी है, थोड़ा सा वो यानी मायूसी है, जो कि बाकायदा तौर पे। और इस वक्त की आखिरी बात, सजाद यल्दरम ने शायद कहा था, एक बड़े आदमी का कॉल याद आया है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा। ये जो अंदर बैठ के आपकी मायूसी फैला रहे हैं ना, इनका भी कुछ तोड़ करना है आपने, ताकि सही मानों में पता लग सके कि पाकिस्तान ये नहीं है कि एकदम से उसने हवा में जहाज चलने शुरू हो गए, टेक ऑफ स्टेज आ गई है। और उस स्टेज के लिए मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चलें जी, खैर मुबारक, बड़ी अच्छी आपने हमें खुशखबरियाँ सुना दी हैं। इस तरफ क्यों नहीं आती हुकूमत, और इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं क्या, रुकावटें हैं क्या? IPPs पे तो रामीन मुझे लगता है कि उस पर बातचीत हो रही है, और उनको अब तमाम इकोनॉमिस्ट इस पे हैं, मुत्तफिक हैं कि जो बिजली का इस वक्त क्राइसिस है, उसमें यूँ समझ लीजिए कि 80 से 90% जो है वो मुआहदे हैं जिनको आज तक कम से कम हमने तो नहीं देखा, कभी अखबार में नहीं देखा। हमें पहले बताया गया कि जी ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाद में पता लगा जी ये तो लोकल इन्वेस्टर्स हैं। हमें बताया गया जी कि इसमें कैपेसिटी चार्जेस वगैरह ये लगू के कई किस्म की चीज़ें, और कुछ का इशारा जो है वो राव साहब ने भी किया है जी। इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं होनी चाहिए ना, कुछ अमल दरामद भी होना चाहिए। और मुझे किसी वजह से ये लगता है कि इस तरफ तवज्जो अभी दी गई है संजीदगी के साथ, और उसमें कुछ लोगों को अभी से ही फिक्र पड़ गई है कि क्या होगा। 2-3 चीजों की तरफ इशारा दिलाना चाहता हूं।
उससे पहले आपको एक छोटा सा यानी वाकया सा समझ लीजिए कि एक मीटर चेक करने वाले को नौकरी मिली, तो को 3 साल तक जो है वो तनख्वाह नहीं लेने गया। तो उसके जो थे जो यानी दफ्तर वाले थे, उन्होंने उसको खत लिखा कि बाबा तनख्वाह तो आके ले लो, तुम 3 साल से काम कर रहे हो। तो उसने हैरानी से पूछा जी इसकी तनख्वाह भी मिलती है? अच्छा। मतलब कहने का ये है कि आप जरा उस लाइन मैन को तो देखिए, आप अफसरों को तो दाएं बाएं कर रहे हैं, ये एसको पेस्को आईएस को फलाना ढमकाना। आप यकीन कर लीजिए कभी किसी ने अगर बिजली का मीटर लगवाया है तो वो जानता है पाकिस्तान में कि आपने मीटर, वो जो लाइन मैन है ना, उसके पास है तमाम किस्म के द्यो की, जो तोता है वो है। अच्छा, अब मुझे कोई लाइनमैन नजर नहीं आ रहे इधर, मुझे वो मीटर रीडर नजर नहीं आ रहे। देखिए अफसरों को चेंज करना, किसी एसडीओ को चेंज कर दें आप, क्या फर्क पड़ेगा? असल जगह है लाइनमैन, असल जगह है वो मीटर रीडर। उनको आप चेंज ना करें, उनको जरा बताएं कि भाई सीधे हो जाओ, बंदे के पुत्र बन जाओ। यकीन कीजिएगा ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं। जिसको पता है कि बिजली कहां पे चोरी होती है, चाहे वो कुंडे लगते हैं। हाँ, एक और चीज है इसमें, देखिएगा कि जो बड़े साहिब इख्तिदार लोग या बाअसर लोगों की तरफ हाथ पड़े हैं। अब ये भी देख लीजिएगा कि जिन लोगों पे आप हाथ डाल रहे हैं वो जाएंगे अदालत में, और वो जो बिल उनका है, फर्ज करें कि 2 अरब रुपए का बिल है, वो 2 अरब रुपए का बिल जाएंगे अदालत में और किसी भी छोटी सी अदालत में जाके करवा लेंगे कि जी 500 रुपया महीने का हम देंगे इसका, और वो हो भी जाएगा। और फिर 500 रुपया महीना अब इंतजार करते रहें। तो इसमें 3-4 जगहों पे मैंने इशारा दिलवाया है। निगरान हुकूमत की जो दयानतदारी है, या उन्होंने जो सोचा है कि जी इस पे वाकई काम करना है अपनी जगह पे, जरा थोड़ा माइक्रो लेवल पे आके देखिएगा। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं कि अगर अदालतों को ये बता दिया जाए कि भाई इस किस्म के बिलों की इंस्टॉलमेंट्स नहीं करनी, सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का जिन लोगों के बिलों का ये चक्कर है, ये बिजली चोरी भी पकड़े जाते हैं, पहले तो मीटर बंद करें। आप वो मीटर लेके आए और मेक श्योर करें कि उनको कोई और मीटर नहीं लगा के देता। नंबर 1, उनकी तमाम फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो हों, वो जाहिर है ये कहेंगे कि जी और ये फैक्ट्रियां बंद होंगी, इंडस्ट्री का ये होगा। हमने एक चीज का इलाज करना है, उसमें कुछ जगहों पे तकलीफ होगी, वो तकलीफ उनको होने दीजिए। फिर दूसरी बात ये है कि जो नीचे लेवल पे है, जो आपके लाइनमैन हैं, जो आपके मीटर लगाते हैं जाके और फिर उसके बाद खुद ही चेंज करते हैं और कुंडे लगाते हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि उनसे कहा जाए कि बाबा सीधे हो जाए। ये देखिएगा कि इसमें जो मेन इस वक्त इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और होस्ट कंट्री है इंडिया, जिसको वो कह रहे हैं जी कि अब भारत बन गया है। पहले तो मैं इस पे समझ नहीं मुझे आ रही, क्या इंडिया से भारत बनेगा तो इंडिया में जो इस वक्त गुर्बत है वो दूर हो जाएगी? अच्छा, अब ये है कि आपने देखना है कि इंडिया का इस वक्त एम क्या है। इंडिया का एम है कि उसने बताना है दुनिया को कि वो एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बन चुकी है, चांद के फलाने हिस्से पे भी पहुंच गई है, और उसको माना जाए कि वो एक ग्लोबल पावर है। और दूसरी बात अहम जो है कि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो उसमें हमें चाइना नजर आता है, उसका BRI नजर आता है, और उसका पूरे का पूरा जो ग्लोब के ऊपर है। इंडिया ये चाहता है या भारत ये चाहता है कि वो माने दुनिया कि वो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है या हेड है, उसको किसी तरीके से माना जाए। और उस पर यानी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो परमानेंट जो P5 मेंबर हैं उसमें वो बनना चाहता है। अच्छा, शी जिनपिंग की आपने बात की है, तो उसमें एक है उसूली मौक़िफ़, एक है फौरी मौक़िफ़। अच्छा, उसूली मौक़िफ़ ये है कि चाइना को पता है कि इस G20 में बुनियादी तौर पे क्या बातें होनी है। उसको पता है कि इसमें वर्ल्ड बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अमेरिका का पूरा, और वो बड़े अरसे से प्रोसेस शुरू हुआ हुआ है। दूसरा जो फौरी है, उसमें अगर आपने नोट किया हो कि इंडिया और चाइना का जो एक तो 1962 की जंग से लेके गलवान वैली और फलाना ये सारा उनके बॉर्डर इशू चल रहे हैं, लेकिन जो फौरी तौर पे हुआ है वो ये हुआ है कि अभी हाल ही में चाइना ने अपना नक्शा जो है, एक मैप अपना दोबारा से बताया, जिसमें अक्साई चिन और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना ने दिखाया कि वो उनके यानी टेरिटरी में आता है, जिसपे के सख्त किस्म का एतराज भारत को है।